नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नए सेट में फिर से स्वागत है। जो आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का लिया है। तो एडिटोरिया का जो मैंने 6 से सेट करवा चुका है। तो वो जो बैलेंस सेट जो बचा है इसमें से 50% जो है ये प्लेटफॉर्म का जो है 20 सेट है, जिसमें से 10 सेट करवाने के बाद एडिटोरिया का जो बैलेंस सेट बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फिर आज हम लोग एक पहला सेट जो है प्लेटफॉर्म का जो है स्टार्ट करते हैं। इसका जब 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा तो जो बैलेंस सेट बचा है उसको हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? किस प्रकार की चट्टानें होती? अपसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, शिष्ट चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो जो होती है वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो वो एक प्रकार के आग्नेय चट्टान के प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सुंदरबन का जो डेल्टा है वो किससे निर्मित होता है? तो गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी ब्रह्मपुत्र, गंगा महानदी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बनने से जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो 3 नंबर में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार कौन सा देता है? तो पहला नंबर जो होता है 15, जो आर्टिकल जो 15 में बताता है, 15 जो है वो क्या बताता है कि ये है जो एक मूल अधिकार है और ये समानता के अधिकार से संबंधित होता है। तो ये सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने की जो बात की जाती है ये समानता का अधिकार होता है, वो सबको अधिकार होता है उस चीज़ का यूज करने का। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश के समूह से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, पहला नंबर तो आ जाएगा आपका कोलंबिया। तो कोलंबिया पहला आ जाएगा आपका, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन में देख लेते कौन सा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक एक होता है कि 1 डिग्री देशांतर से जो है मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर आपका ये दूरी होता है। तो 5 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं की बात की गई है? तो आसियान का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाता है। तो आसियान का जो सदस्य देश कौन कौन सा हो जाता है? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर हो जाता है। तो इसमें कौन सा सदस्य नहीं नहीं की बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैकमोहन रेखा की बात की गई है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा बनाता है? सीमा रेखा मैकमोहन रेखा किस देश के, भारत और किसके बीच है सीमा रेखा बनाता है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैकमोहन रेखा जो होता है भारत और चीन के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो और एक इसमें होता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच में होता है? तो भारत पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के द्वारा करती है। और डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैनर हिम रेखा रूस फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंग सान सू की जो एक एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंधित है? आंग सान सू की जो है वो किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका म्यांमार से संबंधित है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एक कप है जिसका नाम क्या है? एडमिरल कप। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो गया, टेनिस, नौका दौड़ या फिर गोल्फ। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नौका दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
और इसमें सॉरी एक कुछ इसमें और एक चीज़ हो सकता है कि एडमिरल कप जो हुआ था किससे संबंधित है, नौकादौड़ से संबंधित है। 2023 का जो एडमिरल कप हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका भारतीय नौसेना इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप जीता था। किसने, तो इटली ने जीता था, इटली ने ये एडमिरल कप जीता था। तो 9 नंबर में चलते हैं, विश्व कप क्रिकेट 2023। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। तो डेविड बेकहम जो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फुटबॉल से संबंधित डेविड बेकहम थे। तो ऑप्शन फिर चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन एससीओ का एक सदस्य देश कौन सा है। सदस्य देश एससीओ का जो सदस्य देश कौन सा है, तो इसमें देखते हैं बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, तो ईरान आपका हो जाएगा, एससीओ का एक सदस्य है। ईरान में जो कितने सदस्य आपका कौन कौन सा देश है, भारत है, चीन है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान हो जाएगा। ईरान जो है आपका ये नया सदस्य बना था। वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, भीष्म साहनी, शशि थरूर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, तो शशि थरूर साहब इनके लेखक हैं। पेरू की राजधानी, पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी की बात की गई कहाँ, लापाज, क्वेटो, लीमा या फिर बोगोटा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा हो जाएगा। इजराइल देश की मुद्रा क्या है, इजराइल देश की मुद्रा की बात की गई कौन सा है, इजरायली दिनार, क्रोन, न्यू सेकेल, युआन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, न्यू सेकेल। न्यू सेकेल इजराइल की जो मुद्रा है वो कौन सा है आपका, न्यू सेकेल हो गया। और मोरक्को की मुद्रा क्या है, तो दिरहम हो जाता है। और रूस की क्या हो जाती है, रूबल हो जाता है। और पूरे यूरोपियन संघ की जो मुद्रा कौन सी हो जाती है, तो यूरो हो जाती है, यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 13 से बाद 14 में चलते हैं। 14 में क्या है, तो किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। जो पूछा गया है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, विश्वनाथन आनंद। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्वनाथन आनंदन को किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये बोला गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम कब दिया गया था, 1991-92 में ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि भूमि की गहराई, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर की होती है। बोला गया है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर कितनी हो जाती है, मतलब कितना किलोमीटर जाने से उसकी जो तापमान जो है वो लगभग बढ़ता चला जाता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसमें एक बात और है कि पृथ्वी के भीतर 32 किलोमीटर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। जब पृथ्वी के भीतर हम जब प्रवेश करते जाएंगे 32 मीटर की गहराई जब क्रॉस करेंगे तो उस केस में 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान में वृद्धि हो जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जब वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो उस केस में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। सो 32 डिग्री धरती के नीचे जब जाएंगे तो 32 मीटर 1 डिग्री कम हो जाता है। और जब 165 मीटर ऊपर वायुमंडल की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों जो हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ जीके जीएस का होगा, मैथ और रीजनिंग आप खुद से ट्राई करेंगे। तो 17 में मैथ दिया गया है, उसके बाद 19-20 सब में मैथ है। तो 24 नंबर के बाद देखते हैं। 24 में
25 26 सारे ये मैथ दिए हुए हैं, तो मैथ का एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। और उसके बाद चलते 31 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पहचानिए कौन सा कथन सही है। सही की भी बात की गई है। तो हिंदुस्तान कॉपर HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। और उसके बाद खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसमें बात क्या किया गया है, तो सही की बात की गई है। तो इसमें जो सही की बात की गई है वो देखते हैं। तो जो HCL जो स्थापना इसको निगमित जो की गई थी 9 नवंबर 1967 को, ये सही आपका बोला गया है। और उसके बाद खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, ये भी सही किया गया। और मिनरल एक्सप्लोरेशन की जो बात की गई है, इसकी जो मुख्यालय जयपुर में स्थित की बात की गई है। तो इसका जो मुख्यालय हो गया आपका नागपुर जो हो गया महाराष्ट्र में हो गया है इसका। तो ये जयपुर में ना होकर ये महाराष्ट्र में है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही की बात की गई। इसमें भी सही की बात की गई, कौन सा सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये सही की गई है। और इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना, ये भी सही है आपका। ए और बी दोनों सही है। और इसके बाद बोला गया है, देखते हैं, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं। और इसकी जो स्थापना की बात किया गया था 2018-2005 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत जो था, जब इंडिया आज़ाद हो चुका था, उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे की बात की गई है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। और स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो देखते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, या फिर श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, श्री गुरु नानक देव जी इसके राइट आंसर प्रथम सिख गुरु थे। तो और पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो था किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहा, सुरकोटदा जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का कौन सा क्या था, तो ये एक बंदरगाह था। और उसके बाद चलते हैं, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। सिजदा प्रथा जो था वो किसने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिजदा और पैबोस की जो परंपरा जो स्टार्ट किया गया था वो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बलबन का जो कार्यकाल था 1266 से 87 के बीच इनका कार्यकाल था। और इसमें एक इनका जो बलबन का जो एक फेमस चीज़ क्या था, तो ये इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कंडाली महोत्सव में आयोजित कहाँ किया जाता है, मतलब कंडाली एक महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड। कंडाली जो हो गया, कंडाली कहाँ है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। एक नृत्य शैली है जिसका नाम है चेरी, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, मिजोरम, बिहार, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद चलते हैं 39, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सचिन रविंद्र, मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर कौन थे, तो अपना किंग कोहली, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हाल में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का
कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो पुष्पा भारती एक हिंदी साहित्य की लेखिका थी। उन्होंने कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? व्यास सम्मान, तानसेन सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2023 में व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को। और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया, वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू, राधाकृष्ण माथुर। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 41 का 1, हीरालाल सामरिया। हीरालाल दलित जो हो गया, दलित में कौन आ गया? हीरालाल सामरिया जो आपका पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हो गए। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? किसमें नहीं करता? निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय को ये सेवा प्रदान नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? राष्ट्रगान जो है पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911, 1909, 1910, 1912। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका 1911 में ये गाया गया था। राष्ट्रगान कौन थे? तो जनगण मन था। और इसको कितने देर में ख़त्म किया गया जाता है? तो 52 सेकेंड में। और संक्षिप्त अवधि इसकी कितनी होती है? संक्षिप्त जो होती है 20 सेकेंड, और इसको 52 सेकेंड में एग्जैक्ट ख़त्म करना, संक्षिप्त 20 है। और जो गाया गया था वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में इसको गाया गया था। तो और बोला गया कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ओ डायर जिसने फायर करने की अनुमति दिया था कहाँ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो उसकी जो हत्या जो किया था उन्होंने किसने किया था? भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह या फिर सुखदेव थापर। तो किसने किया था? तो ऑब्वियस सी बात, इसको उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। चौरी चौरा कांड बोला गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922, 1917, 1919, 1913। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर जिले में स्थित है। तो 5 फरवरी 1922 की ये घटना घटी थी। 46 में मैथ दिया हो तो 47 की ओर चलते हैं। 47 58 59 में भी ये सब दिया हुआ है। उसके बाद जो संबंध है, जो रीजनिंग की बात की गई है। फिर 61 में आपका मैं जीके से लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में विद्रोह जो हुआ था, जैसे 1857 कुंवर सिंह कहाँ थे? तो बिहार में। तो इसी तरह लखनऊ में किसने इसका नेतृत्व किया था? तो इसमें जो किया गया था लखनऊ में, तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया था? तो लखनऊ के 1857 का क्रांति का ये जो नेतृत्व संभाला था। उसके बाद बोला गया काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो देखते हैं, काली मिट्टी मुख्य राष्ट्र में कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र मुख्यतः इसमें महाराष्ट्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र को पाया जाता है वहाँ पे। तो और उसके बाद चलते हैं 63 में अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर जो है कहाँ अवस्थित है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कहाँ स्थित है अरल सागर? तो ये अरल सागर जो आपका हो जाएगा तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक समुद्र है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948, 7 दिसंबर 1947।
तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक जो है आयोजित की गई थी। और उसके बाद बोला गया है कि जो पहला बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, इसको जो है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो है HC मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष, उनको नियुक्त किया गया था। और इसमें एक सवाल और होता है कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। धन विधेयक घोषित कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है या फिर नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन 63 में बात की गई है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से यह लिया गया था। और उसके बाद बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, चंद्रवंशी सहाय। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का सी, मौलाना मजहरूल हक जो थे होम रूल लीग के अध्यक्ष, इनको बनाया गया था। उसके बाद ये भी सवाल होता है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें ये तो बिहार की बात हो गई। और जब भारत की बात की गई, भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो 28 अप्रैल 1916 को किसने किया था इसका, तो बाल गंगाधर तिलक ने इनकी स्थापना किया था। उसके बाद चलते हैं उसके बाद 68, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की पटना में नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर, तो हम लोग पहले बात 1857 की क्रांति, जो आरा से, जो बिहार की अगर बात की जाए, आरा से 1857 कुंवर सिंह थे, लेकिन पटना से जो किया गया था वो पीर अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद चलते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था, तो पहला नंबर 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। 1954 को हुआ था, किसके बीच, भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध एक युद्ध था, किन के बीच लड़ा गया था, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत चीन, ब्रिटेन जापान। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अफीम युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच युद्ध ये लड़ा गया था। अफीम युद्ध जो हुआ था 2 बार हुआ था। एक पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42 के बीच हुआ था पहला। और दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था 1856 से 1860 तक ये दूसरा अफीम युद्ध लड़ा गया था। और अगले क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 में चलते हैं। मानात किस देश की नई मुद्रा है। मानात जो है किस देश की नई मुद्रा है, तो मनात जो है वो अजरबैजान की मुद्रा है, मनात है। नूर संतारा किस देश की नई राजधानी, नूर संतारा जो है किस देश की नई राजधानी है, तो नूर संतारा जो आपका हो गया इंडोनेशिया की नई राजधानी है। 73 के बाद 73 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन साधस्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है। सही की बात की जा रही है, कौन इसमें सही और गलत है। तो फिर देखते हैं, भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया था। श्रीलंका, भूटान
और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो इसमें जो बात किया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संबंध में भारत सकल घरेलू जीडीपी में सबसे अधिक है। ये तो सही बात किया गया है, एक सही बात की गई है। और तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की गई है। और भारत ने जो मालदीव को 100 मिलियन डॉलर यानी 10 करोड़ डॉलर का सहायता राशि 2022 में दिया था। तो कितना दिया था? तो 10 करोड़ डॉलर, 100 मिलियन, ना कि आपका 4 बिलियन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो है 2009 और 10 को ग्राम सभा इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया था? किस संशोधन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था? तो किसमें किया गया था? 70वां, 71वां, 73वां या फिर 74वां? तो इसका 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें आपका महिलाओं के लिए 1/3 सीट को रिजर्व किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 76 में, तो इसमें रीजनिंग की बात की गई है। फिर रीजनिंग की बात है तो मैथ रीजनिंग आप लोग एक बार खुद से देखेंगे वीडियो पॉज करके। तो उसके बाद चलते हैं जहाँ पे देखते हैं जीके जीएस और कहाँ बोला गया है। तो उसके बाद सामाजिक 91 में बोला गया है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? बिहार में बात किया गया कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज के में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा जो होता है, ब्लैक मैजिक की बात की गई है, प्रतिषेध, उसको रोकने के लिए विधेयक बिहार में कब लाया गया था? 1998, 99, 96 या फिर 93? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी में देखते क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 1999 डायन प्रथा पे जो प्रतिरोध लगाने की बात बिहार में की गई थी, कब किया गया था? 1999 में किया गया था। उसके बाद 92 में देखते हैं, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? आधार था क्या था? HD मॉडल था, महालनोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, JL नेहरू मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए HD मॉडल हो जाए, हेरॉड डोमर मॉडल। तो ये आया कब था प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1 अप्रैल 1951 से 1951 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1956 तक ये चला था। तो ये पहला था। और उसके बाद फिर चलते हैं 93 में बोला निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किनको को बोला गया? SK डे, जवाहरलाल नेहरू, BR मेहता, जयप्रकाश नारायण? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो के डे को कहलाता है। SK डे को सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता बोला जाता है। उसके बाद बोला गया है सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायत राज मंत्री थे। और उसके बाद 1952 में स्टार्ट किया गया था सामुदायिक विकास मंत्री का जो काम स्टार्ट हुआ तो 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। और अगला क्वेश्चन तो 94 में देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार नियुक्ति जो हुआ था तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नियुक्त तापस मजुमदार समिति एक समिति था जिसका नाम था तापस मजुमदार समिति, उसका किससे संबंध था? तो इसका जो संबंध विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता से है, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, शिक्षा पर उपकर लगाने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापस मजुमदार समिति जो थे 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था को शामिल करने से था। कब इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 95 में देखते हैं, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध
पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। एक कोई परिस्थिति है, ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध, मतलब 1/3 जितना ग्राम पंचायत के जितने सदस्य होता है उनका जो होता है 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक होता है। कितना, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन या फिर 15 दिन। तो इसका जो राइट आंसर कितने हो जाएंगे, तो आपको 15 दिन के भीतर ये बुलाना पड़ता है। और इसमें जो होता है सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि कितनी होती है, 7 दिन होता है। विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन होता है। 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने की अवधि इसी में दिया हुआ 15 दिनों की होती है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। उसमें जो एक हड्डी होता है, जो बच्चा जो जन्म लेता है तो उस समय शरीर में एक हड्डी की अनुपस्थिति होती है, तो कौन नहीं होती, जानुका, गाल, श्रोणि या फिर कॉलर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका पटेला, जानुका जिसका नाम पटेला होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये शिशुओं में उपस्थित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। फूल का भाग की बात की कौन इसमें है, शिराविन्यास, शिराएं, स्त्री केसर, मध्य केसर। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो फूल का एक भाग होता है तो स्त्री केसर, स्त्री केसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे बनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। बनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है। ऊपर कौन सा कथन सही है, सही की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखो वनीकरण से होता है, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, पारितंत्र को भी संतुलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको 99 की ओर बढ़ते हैं। 99 में सुमेलित की बात की गई है। सुमेलित इसमें कौन नहीं है, सॉरी नहीं की बात की गई है। मेलाटिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, गॉस्ट्रिन। तो इसका जो देखते हैं मिलान की बात करते हैं, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निःसरण करता है, तो ये 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नियमन, ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो गैस्ट्रिन करता क्या है, गैस्ट्रिन एक जठरांत्र हार्मोन का कार्य जो है मुख्य रूप से प्रेरित करता है। और उसके बाद चलते 12 में, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान जो होता है, मान होता है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 459.67 डिग्री से फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं, बोलता है ना, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, किसे उतारते हैं। तो पेरिडर्म, बाह्य त्वचा, उपत्वचा या फिर रसदारू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपत्वचा, रसदारू। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो परित्वक हो जाएगा। तो पेरिडर्म, पेरिडर्म को हम छिलका के रूप में उतारते हैं, पेरिडर्म को छिलका के रूप में क्या करते हैं, तो उतारते हैं। उसके बाद चलते हैं 105 में। यदि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि CO जो होता है ये प्राणियों पर दुष्प्रभाव फैलाता है। इसका रीजन क्या है, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कम हो जाता है, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है, CO2 परिवहन बढ़ जाता है, इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो होता है ना, इसके कारण जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं 6-7 में रीजनिंग की बात की गई है। उसके बाद चलते हैं 11 में भी रीजनिंग है, 12-13 में भी रीजनिंग है। दोस्तों अब लगता है सारे इसमें मैथ और रीजनिंग की बात की गई है, तो फिर आप लोग इसको देखेंगे। अगर आपको PDF की ज़रूरत होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड करके अपने से खुद से अटेम्प्ट ले सकते हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, इसमें बोला गया है कि
अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? तो इस तरंग में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इस तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो बोला गया CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? 220 ppm, 280 ppm, 360 ppm या 390 ppm। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे वायुमंडल में सांद्रण कितना है? 290 ppm। तो इसका जो राइट आंसर को 390 ppm, 390 ppm, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जेड का जो बात की गई है, आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो किस समूह का होगा? तो इसका जो राइट आंसर 12वें सदस्य तो 10वें समूह का ये हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 125 में बात किया गया रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका, नाभिक, परमाणु या प्रोटोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद फिर चलते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं, क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा या पावर हाउस है। तो इसको क्यों बोला जाता है कोशिकांग का विलक्षण? तो इसमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण का कोशिकांग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA दोनों होते हैं, क्योंकि राइबोसोम और DNA इसमें दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको विलक्षण कोशिकांग माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? जब सर्दी जुकाम हो तो वह क्या नहीं कर सकता है? सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु में विभेद। तो क्या नहीं कर सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती। तो जब सर्दी हो जाता है तो आप देखते हैं कि किसी का सेंट भी हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? कुचालकों से, अर्धचालकों से, धातुओं से, अतिचालकों से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अतिचालकों से संबंधित है। उसके बाद बोला गया लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? तो हाइड्रेंजिया, गोभी के पत्ते, लाइकेन या फिर पेटूनिया। तो 131 का जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? लाइकेन से प्राप्त लिटमस पत्र जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है? फाइल, रूल किट, पॉलीमार्फिक या फिर रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 133 में, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। विद्युत तार में एक विद्युत रोधी की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, PVC या सभी की प्रयोग में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 133 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो PVC क्या है? तो एक पॉलीमर होता है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? प्रकाश को मानव की आंख में प्रवेश करने से सुविधा प्रदान कौन करता है? परितारिका, कॉर्निया, पुतली या फिर रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका कॉर्निया इसके लिए मदद करता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, वह अपनी किस चीज़ को उपयोग करता है? ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन, पेशी प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो
तो ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। उसके बाद रीजनिंग की बात की गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें सारे जो हैं वो रीजनिंग की ही बात की गई है। तो ज़रूर ये बताएं, ये डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों 40 मिनट का। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर को बताते जाएं या फिर थोड़ा सा इसके बारे में एलोबरेट करते जाएं। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।